हेलो नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है ईस्टर्न टुडे न्यूज़ पर। तो आज हम मौजूद है 10 माइल जो कि मेयो टू विजयनगर रोड के जस्ट यहाँ पे आसपास में ही है। तो आज हमारे साथ खास एक शख्सियत जुड़ने वाले हैं जो कि बहुत ही जाने माने और फेमस हैं, जिसे हम अभी बात करके पता चलेंगे कि सर कितना फेमस है और क्यों फेमस है। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद और ईस्टर्न टुडे न्यूज़ को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। जी। तो सर मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम फार्मर समीर बोडलोई है। मैं नाम के आगे फार्मर लिखता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि अगर डॉक्टर नाम के आगे डीआर लिखता है, इंजीनियर ईआर लिखता है, फादर भी चर्च में एफआर लिखता है, तो हम किसान जो सबको खाना खिलाते हैं, हम अपने आप को फार्मर करके पहचान कैसे हम देने के लिए क्यों शर्म करें। तो हम मेनली बहुत सारे यहाँ पे फार्मर्स के साथ नॉर्थ ईस्ट पे काम करते हैं। मेरा संस्था जो है उसका नाम है स्प्रेड नॉर्थ ईस्ट, और वहाँ पे हमने एक खाद्य का जंगल बनाया है। तो मैं खेती करता हूँ। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद कुछ गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा था, फिर उसको छोड़ के मैंने डिसाइड किया कि फार्मर बनूं। और अभी गुवाहाटी से 25 किलोमीटर दूर सोनापुर में ऐसे ही एक पहाड़ी में मैंने फूड फॉरेस्ट, जो हमारे पूरे नॉर्दर्न इंडिया का फर्स्ट फूड फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किया, जो एक क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम है, जहाँ पे हम युवाओं को, बच्चों को और फार्मर्स को ट्रेन करते हैं कि आप जंगल को जंगल की तरह रख के वहीं पे हम कैसे खेती कर सके और जंगल को ना जलाए, जंगल को ना काटे, और हम कैसे एक अपना जो जितना भी हमारा लोकल फूड है, भगवान ने हमको जहाँ पे भी जन्म दिया है वहाँ पे कुछ हमको खाने को भी दिया है, उस लोकल फूड विजडम को हम कैसे कंजर्व करें, उसको कैसे कल्टीवेट करें और उसको कंज्यूम करें हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। उसके बाद जो सरप्लस है उसको कैसे हम कमर्शियलाइज करें, कुछ कम्युनिटी एंटरप्राइजेस बना के, जहाँ पे फार्मर्स मेन स्टेक होल्डर्स हो। तो ये हम काम करते हैं। और यहाँ मैं इतना सुंदर मियाओ में आज 2 दिन से ये जो सीड एनजीओ है, सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, इस एनजीओ के साथ यहाँ पे बहुत ही एक मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि और एक इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, जहाँ पे नियर अबाउट 35 स्टूडेंट्स को जो 6, 7, 8 के यहाँ के डिफरेंट लोकेशन से, गांव के बच्चे भी है, शहर के बच्चे भी है, तो ये स्टूडेंट्स को हम लोग कैसे क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल वो लोग जी सकते हैं, फॉरेस्ट को कैसे हम इम्पोर्टेंस दे। और ये एनवायरनमेंट डे में मैं यहाँ पे उनको कुछ मेरा जो कंपैशनेट फार्मिंग है, जो नेचुरल फार्मिंग सिस्टम है, वो करके हम कैसे अपना एनवायरनमेंट फ्रेंडली अपना खाद्य हम उत्पादन कर सके, उसके विषय में इनको थोड़ा सा सिखा रहा हूँ और उनके साथ ये टाइम बिता रहा हूँ यहाँ पे आपके इतने सुंदर जगह में। जी। तो सर जैसे हमने खबर हमें जो पता चलता है कि आपने 7 नेशनल अवार्ड मिला और 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिला। तो सर ये अवार्ड जो है कौन सा क्षेत्र में है, थोड़ा डिटेल्स में हमें भी हाँ, ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिला है 7, ये एक तो जैविक खेती के ऊपर मिला है कि हाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम कैसे प्रमोट करें, साथ में क्लाइमेट रेजिलिएंट या क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम जो हमने डेवलप किया उसकी वजह से हमको मिला है, और कैसे हम इतना सारा नॉर्थ ईस्ट में हमारा रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को हम कैसे बायो रिसोर्स को बायो वेल्थ में हम कन्वर्ट करते हैं और अपने आप को एक एग्रीप्रेन्योर, आज का जो किसान है वो एक बिजनेसमैन भी है, तो हम अपने आप को कैसे एग्रीप्रेन्योर बनाएं। तो इसके बारे में मुझे बेस्ट एग्रीप्रेन्योर ऑफ द कंट्री अवार्ड मिला है, मोस्ट इनोवेटिव फार्मर ऑफ द कंट्री अवार्ड मिला है, और प्रगति पुरस्कार जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मिला है, कृषक रत्न, ऐसे 7 नेशनल अवार्ड्स मिला है। और इंटरनेशनली मैं एक अशोका फेलो हूँ, अशोका इंटरनेशनल का अशोका फेलोशिप मुझे मिला है। और हाल ही में मुझे लास्ट वीक यूएस के कॉमनवेल्थ करके एक ऑर्गेनाइजेशन ने ओमेगा रेजिलियंस अवार्ड दिया है, जब हम ये इस कारण दिया गया है जहाँ पे हमने अभी मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम ग्रीन कमांडोज बोलते हैं।
हम युवाओं को लाके अपने जंगल में रखते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और फिर उनको ग्रीन कमांडोज बना के अपने कम्युनिटीज़ में काम कराते हैं और फिर वहाँ से कम्युनिटी को मालिक बनाकर कुछ प्रोडक्ट्स बनाकर एग्रो टूरिज़्म को कर ये लोग पूरा वर्ल्ड तक पहुँचते हैं। तो इस कारण मुझे ये ओमेगा रेजिलियंस अवार्ड 2023 मिला गया है, जो सारे वर्ल्ड में 21 लोगों को दिया गया है, उनमें से मैं एक हूँ नॉर्थ ईस्ट से। तो ये अचीवमेंट है, लेकिन इससे सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि अभी मेरे पास 2065 ट्रेन ग्रीन कमांडोज है और उनके साथ हम कम से कम 10,000 से ज़्यादा फार्मर्स से जुड़े हुए हैं। ओके सर। तो सर कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आप जैसे कि अभी इतना अच्छा मौका मिला कि आपके साथ बात करने का मौका मिला, क्योंकि हमारे यहाँ अरुणाचल या हमारे नॉर्थ ईस्ट पे ये एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को लेके बहुत सारा यहाँ पे एक गलत जो कॉन्सेप्ट जो है चल रहा है। मतलब फार्मर बोलने से अगर हम लोग टेक्निकली खेती नहीं करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह का हमें फार्मिंग करना चाहिए और अपना जो है फार्मर्स को हम फार्मर स्किल को है हम लोग किस तरह से आगे ले जा सकते हैं? अरुणाचल में नहीं, सारे देश में आप अगर देखोगे बिना खाना खाए कोई नहीं सोता है, लेकिन कोई भी अपने आप को किसान बनाने का सपना नहीं देखता है। किसान अपने बेटे को किसान नहीं बना सकता। जितने लोग एग्रीकल्चर के साथ काम करते हैं, कोई रिसर्च में काम करता है, कोई एक्सटेंशन में काम करते हैं, वो भी अपने बच्चे को, वो प्रचार तो करते हैं एग्रीकल्चर का, लेकिन वो भी कभी अपने बच्चों को फार्मर बनाने का सपना नहीं देखते हैं। तो इसका अगर हम कारण, जो मेरा ये लास्ट 20 साल का जो तजुर्बा है उस पर मुझे, और मेरा अपना जो अभी हम जो बहुत अच्छे से खेती करके हम जी रहे हैं, उसका मेन जो मंत्र हमको मिला है वो है लोकल पीपल, लोकल फूड, लोकल इकोनॉमी। एक कैसे हम सर्कुलर इकोनॉमी को हम ग्रो कर सके, जहाँ पे हम कुछ बाहर से जो फूड आते हैं उन पे हम कंसंट्रेट नहीं करके कैसे हम अपना जो इंडिजिनियस क्रॉप्स है उसको कैसे हम नेचर फ्रेंडली वे में करें। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स है जो जंगल में उग रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल मेनली, मैंने तो मेरा पूरा बचपन अरुणाचल में बिताया है, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक मैंने अरुणाचल से पास किया है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, आप आज अगर इस जगह में हम कैंप कर रहे हैं तो और बोले कि दिन को हमको खाना हम नहीं खरीदेंगे, यहीं से कलेक्ट करेंगे, तो बिना खेती करके भी हम जंगल से कलेक्ट कर सकते हैं और बहुत न्यूट्रिशियस फूड कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फिडल हेड फंड्स, हम असमीज में धिकिया बोलते हैं, हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट नेक्स्ट टू सोयाबीन। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है जो अपने आप उगता है, तो उनको ट्रस्ट करना ज़रूरी है। प्रॉब्लम कब आ जाता है, जब हम एग्रीकल्चर में कुछ सक्सेसफुल होने में, जब हम पूरा वैल्यू चेन में दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तब आता है जब अपना क्रॉप को हम चेंज करते हैं। हम आत्मनिर्भरशील, जो हमारे प्रधानमंत्री का भी जो सपना है कि आत्मनिर्भरशील फार्मर्स को क्रिएट करना, वो आत्मनिर्भरशील फार्मर वो है जो अपना बीज अपने पास नेक्स्ट ईयर के लिए अपने फार्म पे उगाता है। ये हाइब्रिड्स, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये जो एग्जोटिक फ्रूट्स है, इसको लेके हम कर तो सकते हैं, लेकिन उसका वैल्यू चेन में हमारा फार्मर का कंट्रोल नहीं होता है। तो बहुत सारे मिडलमैन आ जाते हैं, हमको मार्केटिंग के लिए हमको प्रॉब्लम होता है। और हमारा आज अरुणाचल का स्टेट ऐसा है कि हम किसान लोग बहुत ही रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, पेरिसेबल आइटम्स है। तो इसीलिए हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे जो होना चाहिए वो फॉरेस्ट को हम कैसे फॉरेस्ट की तरह रखें। फॉरेस्ट के अंदर जो स्पोरेडिक फॉरेस्ट है गांव पे जो है, जो हमारे घर के पास का जो बारीज बोलते हैं होमस्टेड गार्डन्स है, उस होमस्टेड गार्डन्स में हम लोग लो वॉल्यूम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाएं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो फूड फॉरेस्ट है, जो मैं जंगल में रहता हूँ, तो वहाँ पे हम बहुत सारे बम्बू लगाते हैं। ये जो बैम्बूसा टुंडा स्पीसीज़ का बम्बू हम लगाते हैं। तो जंगल में करते तो एलिफेंट्स भी है, तो रात को एलिफेंट्स आते हैं, एलिफेंट्स आके वो बम्बू को तोड़ते हैं,
तोड़ के बैम्बू का जो एकदम टॉप जो टेंडर पार्ट है उसको वो लोग खाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैं अगर सोचूं कि ये एलिफेंट मेरा बैम्बू को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो गलत होगा, क्योंकि एलिफेंट हमको हेल्प कर रहा है। इतना लंबा बैम्बू जो है उसके टॉप का जो टेंडर लीव्स है वो मैं प्लग कर सकता हूँ, वो जब तोड़ देता है। और उस बैम्बू लीफ को हमारे जितने भी महिला फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे ग्रीन कमांडोज के साथ जुड़े हैं, वो लोग जस्ट एक सीजर लेके उसको छोटा छोटा पीस करते हैं, सन में उसको ड्राई करते हैं और उसी से पूरा वर्ल्ड फेमस हम लोग बैम्बू लीफ टी बना देते हैं। ओके। जिस पे बहुत हाई सिलिका कंटेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसरस है, एंटी डायबिटिक है, वो वेलनेस फूड प्रोडक्ट है। अरुणाचल और सारे नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास ऐसा इतना लोकल क्रॉप्स है जिसको हम, ये जो वेलनेस फूड इंडस्ट्री अभी कोविड के बाद तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। मोर देन $500 बिलियन का मार्केट है। इस पे हम अपना लोकल फूड को हम ले जा सकते हैं और अपना आइडेंटिटी बना सकते हैं। आज अगर अरुणाचल का फॉरेस्ट फूड ब्रांड बन जाए, पूरा वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर में ये सोचे कि उसी बैम्बू को काट के साफ करके उसमें हम पाम ऑयल लगा दें, तो ये पाम ऑयल में हमारा किसान का मार्केट तक कंट्रोल नहीं है। हम अपना आइडेंटिटी नहीं बना सकता। ये कोई आएगा हमसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, वो खरीद के ले जाएगा। और ये पाम ऑयल ऐसा है जो बैम्बू जो है सबसे हाईएस्ट कार्बन फ्रेंडली क्रॉप है, कार्बन ट्रैप करता है वो। तो बैम्बू जितना कार्बन ट्रैप करता है, तो आजकल एक और बहुत ही अच्छा चीज़ हो रहा है, वो है कार्बन ट्रेडिंग का। हम जितना कार्बन हम अपना ये स्टेट में ट्रैप कर सकते हैं, उस कार्बन को हम कार्बन मार्केट में बेच सकते हैं। तो आज हम वो पाम ऑयल जो सबसे सस्ता ऑयल है, उसको खेती करके हम वो सस्ता ऑयल, जिसके लिए हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि फास्ट फूड मत खाओ, उस पर बहुत सस्ता ऑयल लगाया है। तो जो अरुणाचल, जो नॉर्थ ईस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बैम्बू जैसा, यम्स जैसा, हमारा जो टर्मरिक्स है, जिंजर है, हर्ब्स है, जो न्यूट्रास्यूटिकल है, उसको लेके हम अपना पहचान बना सकते हैं। वहाँ पे जब हम कोई एग्जॉटिक और बाहर का क्रॉप को हम कर देते हैं, तो एक तो मिट्टी को ख़राब करता है, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है, और उसके बाद हमको उस वैल्यू चेन में हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता है। कोई अगर हमसे ख़रीद के ले जाएगा तभी हम उसको मार्केट कर पाते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट फार्मर बनाने का है, इस पे हमको सारे जितने भी एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये सोचना है कि कैसे हम ये हमारा जो लोकल क्रॉप्स है, लोकल फूड विजडम है, उसको कैसे हम बढ़ावा दें और कैसे हम इसको आगे ले जाएं। शायद ये सॉल्यूशन हो सकता है। उसके साथ यहाँ पे जो हो रहा है अभी म्याओ पे, ये सीड के साथ जो मैं यहाँ पे इनका एक बहुत बढ़िया टूरिज़्म, क्योंकि टूरिज़्म में हम बहुत आगे हैं। आप अगर और हमारे लोगों का वो इनहेरिटेड कैरेक्टर है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं हॉस्पिटैलिटी में। तो ये जो टूरिज़्म वाला चीज़ है, उसको हम सर्विस करके जब खेती के साथ हम जोड़ देते हैं, तब जाके क्या होता है, पूरा वर्ल्ड का लोग हमारे यहाँ पे आते हैं अच्छा खाना खाने को, स्लो लाइफ को जीने को, जो एक बहुत ही काम एंड पीसफुल लाइफ को जीने को, नेचर को एंजॉय करने को। और जब वापस जाते हैं तो वो हमारे ये लो वॉल्यूम हाई वैल्यू जितने हर्बल ड्रिंक्स है, जितने भी बिवरेजेस है, या तो ब्लैक राइस है, हमारा जितने भी लोकल राइस है, लोकल फूड क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, उनको वो लोग ले जाते हैं और हमको एक मार्केट में आइडेंटिटी मिलता है और एक अरुणाचल फॉरेस्ट फूड ब्रांड बहुत सुंदर बन सकता है। सर उसके लिए एक फार्मर में अवेयरनेस बहुत लाना ज़रूरी होगा। अभी सर जिस तरह से आपने यहाँ पे विज़िट किया और आपने कुछ देखा, ऑब्जर्वेशन में रखा होगा कि यहाँ में आप नेक्स्ट आप क्या स्टेप लेना चाहते हैं यहाँ के लोगों के लिए? ये सीड एनजीओ के साथ आके मुझे एक तो बहुत अच्छा लगा कि मैं पहले तो बच्चों से मिला जी, और बच्चे कल भी मेरे साथ पूरा फॉरेस्ट के हम सब एक साथ ट्रैकिंग पे जा रहे थे। उनका जो जिज्ञासा, जो क्यूरियोसिटी है, और इस बार एनवायरनमेंट डे पे आया हूँ, तो एनवायरनमेंट डे का जो मेन थीम है विद द प्लास्टिक्स, और जब मैं ये लोकल फूड विजडम के बारे में उनको बता रहा था, तो वो लोग, मैंने उनको जस्ट बोला कि आंख बंद करके ये सोचो कि आपका सबसे बढ़िया लोकल फूड कौन सा है। तो जब वो लोग बोल रहे थे,
तब वो लोग खुद रियलाइज़ कर रहे थे कि अगर हम लोकल फूड खाए तो हमको प्लास्टिक वाला पैकेट वाला फूड तो नहीं खरीदना पड़ेगा। तो अभी अगर ब्रेकफास्ट के लिए अगर हम मैगी चुन ले तो हमको प्लास्टिक तो लाना पड़ेगा, लेकिन हम ब्रेकफास्ट के लिए अगर हम राइस का पाउडर या राइस जो हम खुद करते हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है, उसको अगर हम लोकल फूड विजडम के साथ रहे तो हम ये हम बदलाव ला सकते हैं कि। और इन बच्चों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद काफ़ी फार्मर्स से भी सीड के थ्रू मैं कल इंटरेक्ट किया। तो समस्या है जैसे कि बहुत सारे बकव्हीट हो जाते हैं लेकिन मार्केटिंग का रेट फार्मर्स को नहीं मिलता है। तो और एक मोनोक्रॉपिंग आ रहा है, चाय का मोनोक्रॉपिंग हो रहा है, तो उस पे कैसे हम फूड फॉरेस्ट मॉडल में उसको चाय बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न पे ले जा सके, कैसे हम हाई वैल्यू टी बना सके। तो ये सब पहले तो मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया मिला। और नेक्स्ट अभी हम सीड के साथ ये सोच रहे हैं कि हम फ्यूचर में जो रूरल यूथ्स हैं उन रूरल यूथ्स को, जो मेरा ग्रीन कमांडोज वाला कॉन्सेप्ट है कि गांव को लीड करने के लिए हमारा ही बच्चा अगर लीड करे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि एजुकेशन के बाद बच्चा गांव से दूर चला जाता है। और पिताजी फार्मर है, बच्चा कुछ एजुकेशन लेके कहीं पे नौकरी तो सबको मिलता नहीं है, तो शहर की तरफ चले जाते हैं। और उसको जब फार्मिंग से इंटरेस्ट नहीं रहता है ना, तो हमारा जो जितना ट्रेडिशनल नॉलेज विजडम है, जो भी जानकारी पूरा हमारे जितने ग्रैंडफादर्स फादर्स का जो हमारा गांव का ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं जब बेटा इंटरेस्टेड नहीं, पिताजी के साथ वो बात नहीं होता है, वो काम नहीं होता है, तो वो जब हमारे सीनियर सिटीजन्स जब चले जाते हैं इस दुनिया से, उनके साथ नॉलेज चला जाता है और ये बच्चा हमारा दूसरे टेक्नोलॉजीज़ जो हमारा इनहेरेंट क्वालिटीज़ नहीं है उस पे चला जाता है। तो मेरा प्लान है कि हम सीड के साथ यहाँ पे एक फूड फॉरेस्ट का मॉडल क्रिएट करेंगे। 10 माइल में ये जो एरिया में आए हैं, तो यहाँ पे हम एक फूड फॉरेस्ट का मॉडल क्रिएट करेंगे। और उसके बाद हम इसको कैसे एक ट्रेनिंग सेंटर में लेके जा सके, जहाँ पे अरुणाचल के डिफरेंट लोकेशंस के फार्मर यहाँ पे आके ये नेचुरल फार्मिंग और ये जो कंपेशनेट में अभी देश में नेचुरल फार्मिंग चल रहा है, मैं उस पर कंपेशनेट वर्ड को यूज़ किया हूँ, क्योंकि हमारे अरुणाचल में, असम में, मेघालय में, मणिपुर में, नागालैंड में, जो नॉर्थ ईस्ट में हम को एग्जिस्ट करते हैं। हमारे साथ जंगल है, हमारे साथ जानवर है, हमारे साथ पक्षी है, बटरफ्लाइज है, बीज है। तो इन सब को लेके हम एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस वाला लाइफ को जीते हैं। तो इसीलिए यहाँ के लिए मैंने ये स्पेशल टर्म यूज़ किया कि कंपैशनेट नेचुरल फार्मिंग, जहाँ पे एक दूसरे को। और हमारा हॉस्पिटलिटी लोगों का बहुत अच्छा है। आप जब बाहर चले जाते हो, कोई भी 5 स्टार में चले जाओ, सबसे हंस के बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देने वाला हमारा कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा या बंदी होता है। आप कोई हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा सर्विस देने वाली या वाला हमारे नॉर्थ ईस्ट का कोई होता है। आप फ्लाइट में चले जाओ, आपको बहुत अच्छी तरह से जब आपको केयर लेता है, तो वो हमारा कोई नॉर्थ ईस्ट का होता है। तो हॉस्पिटलिटी हमारा इनहेरेंट क्वालिटी है, जो हम प्रकृति के साथ रह के हमारे पास एक साथ आया है। तो इसको हम कैसे बिजनेस में लेके जाए। हमारा बेटा BA पास करके या होटल मैनेजमेंट करके बाहर जाके किसी का नौकरी करने से अपने गांव का जो गांव है, अपना जो फॉरेस्ट है, उसको सजा के एग्रो टूरिज्म करके कैसे पूरा वर्ल्ड का आदमी को यहाँ लाके मालिक बन के जिए, ये एक बहुत सुंदर इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन होगा, जहाँ पे हम एग्रो टूरिज्म को लोकल फूड प्रोडक्शन, कंजर्वेशन, उसके साथ हम सर्विस करके ऐड कर दें। क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रॉफिट करने के लिए एक सर्विस ऐड करना ज़रूरी है। क्योंकि हम अभी सीड लगाएगा, वो 6 महीना बाद, 3 महीना बाद मेरे को प्रोडक्शन आएगा, लेकिन इस 3 महीना तक मैं कैसे जाऊँ। तो अभी वर्ल्ड में हमारे जैसा तो बायोडाइवर्सिटी है नहीं बहुत सारे जगह में, तो उनके बच्चों को माँ बाप ये माहौल देना चाहते हैं, तो हम उसको सर्विस यूज़ कर सकते हैं। हम उनको यहाँ ला सकते हैं, उनको ये लाइफ दे सकते हैं और बहुत बढ़िया से अपना एक क्लाइमेट रेजिलिएंट हम लाइवलीहुड यहाँ पे डेवलप कर सकते। तो मेरा प्लान ये है यहाँ पे फ़िलहाल तो एक फूड फॉरेस्ट क्रिएट करना, इसको एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में कैसे हम ला सकें, और फ्यूचर में यहाँ से फार्मर्स का कम्युनिटी एंटरप्राइजेस कैसे बनाया जाए लोकल प्रोडक्ट्स को, और तब मार्केट
पहले हम अगर सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट ब्रांड बना के बेचे तो शायद मार्केट तो प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट को पकड़ के रखना, सस्टेन करना बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए हम पहले ये सोचेंगे कि कैसे टूरिज़्म के थ्रू लोगों को यहाँ पे लाए, अपना हैबिट को बना ले और उसके बाद हम बड़े मार्केट में जाए। तो सर ये आपका जितना भी कॉन्सेप्ट आगे का जो फ्यूचर प्लानिंग रहेगा उसके लिए तो यहाँ के लोगों का भी सपोर्ट तो ज़रूरी होगा जी। एंड सर मैं आपसे ये एक दो सवाल फिर करना चाहूँगा। जिस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं या खेती करने वाले फार्मर्स हैं और जो फार्मिंग को लेके स्टडी कर रहे हैं, तो उन सभी को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि आपने एक गवर्नमेंट जॉब को भी छोड़ के जो है फार्मिंग को चुना है, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल खड़ा हो जाता है कि मतलब एक जॉब को छोड़ के फार्मिंग में इंटरेस्ट रखना। और आज के समय पे आपको पहचानने वाला बहुत लोग हैं और आपने इतना सारा टाइटल जो जीता, तो हमारे जितने भी यहाँ के फार्मिंग रिलेटेड जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो कोई फार्मर है उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? हम लोग को ऐसा एक जगह में जन्म मिला है जहाँ पे ईश्वर ने या भगवान ने बहुत सारा रिसोर्सेज को दिया है। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी युवाएं हैं जो इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, पहले तो हमको अपना जगह को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को जानना ज़रूरी है कि ये सब कैसे वर्ल्ड में एक मिरेकल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और ग्रास रूट्स में हर रोज़ वो गूगल बाबा सॉल्यूशन नहीं होता है। जो हमारे एल्डरली फार्मर्स है गांव पे, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज विजडम है, उनसे जाके बात करना, उनके टेक्नोलॉजीज़ को देखना। अभी बहुत सारे एग्रीकल्चर बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है, फिर भी जब हम क्लाइमेट के साथ काम करते हैं तब हमको देखा कि ये जो इंडिजिनियस टेक्निकल नो हाउस है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो उनको कैसे ग्रूम करें और ये सोच निकाल दे कि एजुकेशन एक वाइट कॉलर जॉब के लिए होता है। एजुकेशन एक्चुअली अपना बिहेवियरल चेंज के लिए होता है। और आप जब एक एजुकेटेड फार्मर बन के जाते हो तो बहुत ही आपको एक तो सिर्फ सैलरी नहीं या पैसा नहीं, आपको इज्जत भी मिलता है, जो रिगार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम जो ये हमारा जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को लेके सारा ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं अगर कहीं पे जाके एग्रीकल्चर पास करने के बाद कहीं नौकरी करता तो शायद मेरा आइडेंटिटी को उसी सिस्टम के अंदर मैं फ़ाइट करता कैसे बनाना है। लेकिन यहाँ एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे मेरे पूरा वर्ल्ड के सामने अपना आइडेंटिटी को बना सका। 30 एकर्स का स्मॉल फूड फॉरेस्ट बट द होल वर्ल्ड नोज दैट, राइट। वो पोटेंशियलिटी है नॉर्थ ईस्ट में। तो मैं सबको आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी आए। और अकेला करना मुश्किल है, तो यहाँ पे हम कम्युनिटी आप सोशल एंटरप्रेन्योर बनो, आप फार्मर्स को साथ में लो। वहाँ का एक ट्रेडिशनल फूड जो बहुत, या तो ट्रेडिशनल फूड हो सकता है या तो किसी वीविंग में हो सकता है, कुछ भी हो, बाम्बूज में हो सकता है, उसको आप बहुत सुंदर से सजाओ। आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो सोशल मीडिया में, आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो टेक्नोलॉजी में, जो भी डिजिटलाइजेशन हुआ है, बहुत सारे स्कोप्स है अभी। तो आप अपना सुंदर सुंदर स्टोरी बनाओ और मार्केट के ले जाओ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाल ही में तिनसुकिया में मैंने एक स्कूल का आरंभ किया है जिसको हम इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्मिंग फार्म स्कूल कहते हैं। एक डॉन बॉस्को स्कूल था जो पहले अरुणाचल में जब स्कूल नहीं थे तो उसको वहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल बनाया गया था। जब स्कूल हो गए तो उन्होंने वहाँ बंद कर दिया, बट उनका पास बहुत ज़मीन था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। तो हमने उसको अभी इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्मिंग फार्म स्कूल में कन्वर्ट किया, जहाँ पे हम अरुणाचल के बहुत गांव के जितने भी ड्रॉप आउट किड्स है जो किसी कारण क्लास 10 को पास नहीं किया। सबको दिमाग एक ही समान नहीं मिलता, लेकिन सबको स्किल्स मिलता है। जो लड़का शायद क्लास 10 में नहीं पास कर पाया लेकिन वो बहुत अच्छा बम्बू का काम करता है या बहुत अच्छा खेती में, तो खेती इज़ इनहेरिटेड सबको। यहाँ का नॉर्थ ईस्ट का लड़का को मुझे सिखाना नहीं पड़ता है कि कैसे आप प्लाविंग करो, कैसे आप बम्बू को काटो, लेकिन बाहर से जब लोग होते हैं तो मुझे सिखाना पड़ता है। तो ये हमारा इनहेरिटेड है। तो हम वहाँ पे उनको ओपन स्कूल में क्लास 10 पास कराते हैं और साथ में रेसिडेंशियल फैसिलिटी देके उनको पूरा जो ईयर है वो अपना खेती खुद करते हैं, नेचुरल फार्मिंग या कंपेशनेट फार्मिंग सीखते हैं। उसका रिज़ल्ट लोंगडिंग का एक वांगचो लड़का मेरे साथ, पंगवांग है उसका नाम,
क्लास 10 किसी कारण से नहीं दे पाया, तो अभी वो पूरा 1 साल जो उसने अभी कल क्लास 10 को भी उसने पास किया ओपन स्कूल से, और वो मेरे साथ अभी रिसोर्स पर्सन बन गया। ये यहाँ आने से पहले मैं असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के 160 डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स को हम ट्रेन कर रहे थे। तो वहाँ पे एक ट्रेनर ये पंगवांग था, जो बहुत सुंदर से उनको कैसे जीरो टिलेज फार्मिंग करना है, कैसे आप रेज बेड बनाते हो, कैसे कंपोस्ट बनाते हो, ये सारा उनको एकदम प्रैक्टिकली सिखा रहे थे। और वो बंदा अभी बहुत खुश है। तो हम एडुकेशन को एडुकेटेड फार्मर्स बनाने को क्रिएट कर सकते हैं। वो फार्मर जो ये बिलीव करता है कि लोकल फूड, लोकल पीपल और लोकल इकोनॉमी कैसे हम डेवलप करें। ये सर्कुलर इकोनॉमी है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। यूएन सस्टेनेबल गोल में भी ये है कि हमको सर्कुलर इकोनॉमीज डेवलप करना है। हम कैसे अपना सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं, ये तो यूएन सस्टेनेबल गोल है। सही है सर, सही। तो इसको अरुणाचल, असम, नॉर्थ ईस्ट में बहुत स्कोप है जो हम कर सकते हैं। तो मैं उनको यही आग्रह करता हूँ कि आओ मेरे ग्रीन कमांडोज कैंप ज्वाइन करो। अभी तो हम यहाँ पे म्याओ पे भी वो शुरू करने वाले हैं। ओके सर। तो आप ज्वाइन करो और लेट्स गेट ट्रेंड। सर आपका कहने का हिसाब से हमें अपना प्रोडक्ट को पहचानना है और हमें जो है अपना प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस जो है देना है सर। तो सर लास्ट सवाल रहेगा आज का खास दिन में, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में। तो आज की डेट में जैसे क्लाइमेट चेंज होते हमें नज़र आते हैं, और हमारे यहाँ के जितने भी स्पेशली हम लोग फार्मिंग या कल्टीवेशन को लेके हम लोग यहाँ पे झूम कल्टीवेशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग झूम कल्टीवेशन को ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो उसकी वजह से भी एक क्लाइमेट चेंज का जो है हमें जो देखने को मिलता है। तो सर आपको इस चीज़ में आप किस तरह से हमारे जितने भी फार्मर्स हैं उन सभी को क्या कल ही हमने यहाँ पे एक मेरे ऊपर एक फिल्म बनाई जिसको मैन इन द वाइल्ड कहा गया है, और उसको नेशनल अवार्ड्स भी मिला गया है। तो वो उसको मैंने स्क्रीन किया, जो मेनली ये जो हम हर साल जंगल को जलाते हैं उसके ऊपर। मेरा फूड फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट भी इसी को टारगेट करके है कि हम कैसे नहीं जला के एक परमानेंट वही एरिया को एक फॉरेस्ट की तरह बना दें, और वहाँ पे कैसे हम इकोनॉमिक्स को भी सस्टेनेबल करें। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरा भी जो पूरा फॉरेस्ट है वो पहाड़ी में है। पहले वो भी हमारे भी वो कार्बी ट्राइब थे जो जला कर करते थे। देखिए झूम में पहले जो हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस था, हमारे जो पूर्वज थे वो 10 साल एक जगह खेती करते थे, उसके बाद फिर 10 साल के बाद वो शिफ्ट करते थे। बहुत अच्छा प्रैक्टिस था, राइट। तो ये 10 साल में फिर, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ये जो सॉइल ख़राब हो जाता है ना, उसको फिर से रिबिल्ड करने का शक्ति सिर्फ एक बड़े ट्री को ही है। हम इंसान तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ये कंपोस्ट बना देंगे, ये कुछ कर देंगे, लेकिन ये जो बड़ा ट्री नहीं होगा ना, तो ये सॉइल रिबिल्ड नहीं होता, क्योंकि उसमें एक वुड वाइड वेव करके एक माइक्रोराइजल फंगस का एक नेटवर्क होता है जो सारा ये पूरा उसको बैलेंस करता है। तो इसीलिए वो 10 साल वाला था। लेकिन अभी जब ज़मीन कम हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, तो हर साल जला देने वाला क्लाइमेट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो गया। जहाँ पे हमारे सामने पूरा वर्ल्ड जानता है कि हम बायोडाइवर्स है, जहाँ पे हमको टूरिज़्म से लेके ये वेलनेस फूड का बहुत स्कोप है। हो सकता है अगर किसी को पता चले कि हम लोग हर साल जलाते हैं तो वो क्लाइमेट के अगेंस्ट एक मैसेज हो जाएगा। इसीलिए हमने ये फूड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। इस पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे हर साल इसको जलाया जाता है, तो हम एग्रो फॉरेस्ट्री को भी हम यहाँ पे इंक्लूड किया है। अभी तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया एक टॉफी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जिसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो भी उनका फार्म है जिसको जलाते हैं, उनको पहले तो हाई वैल्यू टिम्बर क्रॉप जैसे मेहगोनी हो गया, या तो ऐसे हाई जो टिम्बर क्रॉप्स है उससे हम उसको सील करते हैं। लेमन और साइट्रस का जो कांटा वाला प्लांट्स है उससे हम उसका लाइव फेंस डेवलप करते हैं। उसका फेंस हो जाता है, क्योंकि जानवर सपोज़ जंगली सुअर आता है, तो मैं अगर ऑरेंजेस और या लेमन को बहुत क्लोज लगा देता हूँ तो उसमें कांटा होता है, तो वो लाइव फेंस बन जाता है, वो उधर नहीं आता है, और उसमें से एक इनकम भी आता है। हम लाइव फेंस बना सकते हैं। और जब अभी ये अगर आपका सपोज कुछ ज़मीन है और वहाँ पे सारे बाउंड्री में आपने 100 मेहगोनी प्लांट्स लगा दिया। मेहगोनी प्लांट्स का आज का वैल्यू भी बहुत अच्छा है, मार्केट प्राइस 1.5 to 2 लाख रुपीज़ पर ट्री का आता है।
तो अगर 100 है तो आपको 1.5 से 2 करोड़ का आपको 12 साल के बाद का आपका इनकम है। तो ये फार्मर जब समझ जाता है तो वो उसको नहीं जलाएगा। और बीच में हम ये जो मॉडल कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल फ्रूट को करो, उसको प्रोसेस करो, मार्केट में ले जाओ, हर्ब्स को करो, उसको प्रोसेस करो, मार्केट में ले जाओ, तो उनका इकोनॉमिक्स बैलेंस होता है। तो इसी तरह हम ये प्रमोट कर रहे हैं कि हम कैसे हम जंगल को हर साल ना जलाएं और कैसे उसको एक परमानेंट स्ट्रक्चर में ले जाए और ये फूड फॉरेस्ट को हम क्रिएट करें। ओके सर। तो सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Yeah. तो सर लास्ट रहेगा कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया में आपके साथ जुड़ने के लिए, जो कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? हाँ, मेरा जो फेसबुक पेज है फार्मर समीर बोरदोलोई, SAMIR BORDOLOI, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उस पर हम टाइम टू टाइम हम क्या कर रहे हैं वो भी अपडेट्स देते हैं। ग्रीन कमांडोज कैंपिंग्स कब कब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वो भी अपडेट्स देते हैं। इंस्टाग्राम में मैं ग्रीन ट्राइब समीर करके हूँ। ओके सर। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम ये जितनी भी टेक्निक्स है उनको वीडियोस में अपलोड करते हैं फार्मर्स के लिए। तो फार्मर समीर बोरदोलोई करके यूट्यूब में भी एक चैनल है, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं हम कनेक्ट करेंगे। और आप मेरा नंबर भी आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो और हम कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे हम सीड NGO के साथ जुड़े हुए हैं, तो सीड NGO के थ्रू हम यहाँ पे कनेक्ट करके हम सबके साथ जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।